तो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन एएस 38 के बीच में डिफरेंस। ठीक है, ये डिफरेंस हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन एएस 38 के बीच में है। ठीक है, दोनों ही इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताते हैं। इंटेंजिबल और टेंजिबल आपने बचपन से ये वर्ड सुने होंगे। बचपन मतलब आपका 11th क्लास होता है, ठीक है ना, क्योंकि अकाउंट्स आपके 11th क्लास से स्टार्ट हुई थी। तो जब भी बचपन में किसी वीडियो में बोलता हूँ अकाउंट्स की वीडियोस में, तो समझ जाना वो 11th क्लास की बात कर रहा हूँ। तो 11th क्लास में आपने टेंजिबल इंटेंजिबल वर्ड सुना हुआ है। टेंजिबल वो जिसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, वो टेंजिबल होता है। जैसे प्लांट हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है ना, बिल्डिंग हो गया। बट उसी जगह पे इंटेंजिबल क्या होता है? इंटेंजिबल जो कि जिनको आप ना तो देख सकते हो ना टच कर सकते हो, ठीक है ना, यानी छू नहीं सकते इनको, तो वो हमारे इंटेंजिबल होता है। तो टेंजिबल जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। और टेंजिबल कौन से बोले मैंने? जिनको आप देख सकते हो और टच कर सकते हो। और इंटेंजिबल जिनको ना तो आप देख सकते हो ना ही आप टच कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो इसके जैसे इंटेंजिबल के एग्जांपल बोलते हैं गुडविल, पेटेंट, है ना, ये इस टाइप के जो है नो हाउ, ये सब इसके एग्जांपल होते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इनके बीच में डिफरेंस तकरीबन मैंने 1 2 3 4 5 6 7 2 2 4 2 6 7 7 पॉइंट लिखे। काफी होते हैं 7 पॉइंट, जिससे हमें इसके बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मेन जो हम फोकस करेंगे वो डेफिनेशन पे करेंगे। डेफिनेशन मेन है इसमें। डेफिनेशन समझ में आ जाएगा तो सब कुछ अपने आप ही समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ मीनिंग में। AS 26 डिफाइंस एन इंटेंजिबल एसेट्स, यानी इंटेंजिबल एसेट्स को बता रहा हो एज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट्स। आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट्स होती है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, यानी इसको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते आप इन्हें, है ना। हेल्ड फॉर यूज, जो कि हेल्ड फॉर यूज किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, और सर्विसेज। फॉर रेंटल टू अदर्स, जिसको तुम रेंट के फॉर्म में मतलब यूज करवाते हो, जो भी है, ठीक है ना, और एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। तो बोल कर आइए, AS 26 डिफाइन कर रहे हैं इंटेंजिबल एसेट्स को एज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट। नॉन मॉनेटरी एसेट है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर्स, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, ठीक है, यानी ऑफिस पर्पज के लिए। जबकि इंडियन एएस डिफाइन करता है इंटेंजिबल एसेट्स को एज एन आइडेंटिफाइबल, ठीक है, नॉन मॉनेटरी एसेट, यानी यहाँ पे भी आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट बिल्कुल सेम लिखा है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो बस इसने इतनी ही डेफिनेशन दी है, बस इतनी ही डेफिनेशन दी है, ठीक है, इसने आगे नहीं बोला हुआ, क्योंकि इन इंडियन एएस, ठीक है, 38 द रिक्वायरमेंट फॉर द एसेट्स टू बी हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, for rental to others and for administrative purpose has been removed from the definition of intangible assets। उसको intangible assets की definition से हटा दिया गया। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना क्या वर्ड बोला मैंने। AS 26 डिफाइन कर रहा है, डिफाइंस एन इंटेंजिबल एसेट्स एज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, यानी यही डेफिनेशन इसने भी कवर करी है, और इतनी ही करी है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ये लाइन यहाँ पे रिमूव कर दी गई है। लिखा है ना, हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट। तो इसका मतलब डेफिनेशन काफी छोटी कर दी है, सीधी सीधी कर दी है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। आइडेंटिफाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो AS 26 डज नॉट डिफाइन आइडेंटिफाइबिलिटी, यानी ये आइडेंटिफाइबिलिटी को, ठीक है, कुछ को आइडेंटिफाइबिलिटी भी पड़ता है, तो आइडेंटिफाइबिलिटी को डिफाइन नहीं करता। जबकि इंडियन AS 38 जो है, ठीक है, वो गिव्स डिटेल्ड गाइडेंस, इसके बारे में क्या डिटेल गाइडेंस दे रखा है, किसका? आइडेंटिफाइबिलिटी के बारे में। क्लियर? तो 2 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? ये कह रहा है मॉडल की अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन मॉडल को परमिट नहीं किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। यानी AS 26 जो है परमिट नहीं करता रिवैल्यूएशन मॉडल को, जबकि परमिट्स एन एंटिटी, ये परमिट करता है एंटिटी को टू चूज, यानी आप चुन सकते हो आइदर द कॉस्ट मॉडल, आप कॉस्ट मॉडल को चुन लीजिए, या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल को एज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी, जो तुम्हें सही लगे आप इनमें से कोई भी एक को चुन सकते हो।
तो देखो हमारा जो कौन तरीका होता है उसमें हम रिपीट बार बार करते हैं ताकि आपको चीज समझ में आए और इसी वीडियो के अंदर अंदर जो वीडियो देखते देखते याद हो जाए। तो 3 पॉइंट मैंने कवर कर दिए, तीनों पॉइंट मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए, आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत मत, मतलब कोशिश मत करना, मारूंगा बहुत, ठीक है ना। सिर्फ तीनों को आपको सुनना है, क्योंकि मैं मुझे पता ना बाद में आपने पढ़ना है नहीं, इसलिए वीडियो में ही सुन लिया करो। तो तीनों पॉइंट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। AS26 डिफाइन कर रहा है इंटेंजिबल एसेट्स को एज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट्स विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। सेम डेफिनेशन उसने भी कवर करी है, मैंने बताया था। और जो आगे लाइन लिखी है, हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ये लाइन यहाँ जरूर लिखी थी, डेफिनेशन में कवर हो रही थी, बट यहाँ पे इसको हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट। IA मतलब इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है ना, इंटेंजिबल एसेट। अगर हम आइडेंटिफाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो AS26 डज नॉट डिफाइन आइडेंटिफाइबिलिटी, जबकि इंडियन AS जो हमारा 38 है वो गिव्स डिटेल्ड गाइडेंस ऑन आइडेंटिफाइबिलिटी। देन उसके बाद मॉडल की अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन मॉडल को परमिट नहीं किया गया था यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में, बट ये आपको चुनने का एक अधिकार आपको दे दिया है कि आप चुन सकते हो टू चूज आइदर द कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल एज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी। क्लियर हो गया। देन आगे बढ़ते हैं, चेंज इन मेथड। चेंज इन मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन, जैसे टेंजिबल एसेट्स होती है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन पे डेप्रिसिएशन लगता है, इनकी जब वैल्यू कम होती है तो डेप्रिसिएशन लगता है। ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स में बेटा अमोर्टाइजेशन लगता है। क्या लगता है? अमोर्टाइजेशन लगता है। तो चेंज इन द मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर आप अमोर्टाइजेशन के मेथड में चेंज करते हो तो सर क्या माना जाता था? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाता था। बट इसमें लिखा है चेंज इन मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन, चेंज इन मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, उसे अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाएगा। ठीक है ना। तो अगर चेंज करते हो आप अकाउंटिंग मेथड के किसमें, अकाउंटिंग मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन में, तो पहले वाले में उसे अकाउंटिंग पॉलिसी माना गया, दूसरे वाले में क्या बोलेगा? इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। यहां तक क्लियर होते हैं 4 पॉइंट। अब आगे देखिए, अमेलगमेशन। अमेलगमेशन की अगर हम बात करें, देखो अमेलगमेशन बिल्कुल अभी हल्के वर्ड्स में आपको बता दो। अमेलगमेशन मतलब जब दो या दो से ज्यादा एंटिटी एक हो जाती है, जैसे मर्ज वर्ज हो जाती है या फिर एक साथ बिजनेस करने की सोचती है, इस टाइप को समझ लो। ठीक है। तो अमेलगमेशन की बात करा तो AS26 डील्स विद द इंटेंजिबल एसेट्स ओनली। ये उसने बोला AS26 जो है डील कर रहा है विद द इंटेंजिबल एसेट्स ओनली एक्वायर्ड इन, जो कि ओनली एक्वायर्ड इन अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। यानी इसमें एक मेथड होते हैं अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में, जो गुडविल निकल के आएगी उसी के साथ ये डील करेगा, इसने बोला। एंड डज नॉट रेफर टू बिजनेस कॉम्बिनेशन एज अ होल, और बिजनेस कॉम्बिनेशन की पूरे एज अ होल की बात नहीं करेगा, सिर्फ अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी के हिसाब से ये डील करता है, उस पर डील करता है बस ये। तो AS26 डील्स विद द इंटेंजिबल एसेट्स ओनली एक्वायर्ड इन अमेलगमेशन। इसको इस तरह से पढ़ना, ये मत पढ़ना खाली इंटेंजिबल एसेट्स ओनली, यहां तक नहीं है, पूरा ये AS26 डील्स विद द इंटेंजिबल एसेट्स ओनली एक्वायर्ड इन अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। यानी अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है, उसके हिसाब से गुडविल आएगी उसी में ही उसी को डील करता है यहाँ पे ये। एंड डज नॉट रेफर टू बिजनेस कॉम्बिनेशन, और बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, उसको एज अ होल पूरे में डील बातें नहीं करता, यानी पूरे की बात नहीं करेगा। जब आप दो एंटिटी को आपस में जोड़ोगे या साथ में बिजनेस एक्टिविटी चलाने की बात करोगे, टेक ओवर, एक्वायर एंड ऑल की बातें करोगे, तो सिर्फ और सिर्फ जो अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा उसी के बारे में ही बात करेगा, उसी में ही इंटेंजिबल एसेट्स की डीलिंग करेगा। ठीक है ना। बाकी और किसी से कोई मतलब इसका नहीं है। जबकि इंडियन AS38 की अगर हम बात करें, डील्स विद इंटेंजिबल एसेट्स एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये पूरे एज अ होल की बात कर रहा है। ये पूरे में आपको क्या डिटेल तरीके से बताएगा कैसे क्या क्या करना है। तो डील करता है बिजनेस कॉम्बिनेशन एज अ होल, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन एज अ होल डील नहीं करता, सिर्फ अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में ही बात करता है। अब आप बोलोगे अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज क्या होता है, मर्जर क्या होता है, तो बेटा इसके लिए सेपरेट जो डिफरेंस है ना, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ पहले। आपने वो खाली हेडिंग का नाम डालिए, बाय अमित डिमरी लिखिए पीछे से, ठीक है, आपको डायरेक्ट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है ना। डिफरेंस लिखो, डिफरेंस बिटवीन अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और मर्जर, जो भी लिखना आपको लिखो, और बाय अमित डिमरी लिख देना पीछे से, आपको मिल जाएगा डिफरेंस। ठीक है। आगे चलते हैं। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो साइलेंट है। सब्सिक्वेंट यानी बाद में जो एक्सपेंडिचर होने वाले हैं उसके बारे में क्या है, साइलेंट है। साइलेंट रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर और नहीं ऑन एंड इन प्रोसेस, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्वायर्ड इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि इन प्रोसेस चल रहा है, उसमें लगातार उसमें बाद में भी खर्चे हो रहे हैं, तो इस टाइप की चीजों में ना ये बातें नहीं करेगा, बिल्कुल साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा। जबकि यहाँ पे गिव्स गाइडेंस दे रखी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर। अगर ऐसे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, तो वहां पे गाइडेंस है, यहाँ पे बता रखा है कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करना है।
बट यहाँ पे साइलेंट है किसके रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होने वाला है बाद में उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या साइलेंट है, कुछ बोला ही नहीं है। ऑन एंड इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। देन अगर हम बात करें इंटेंजिबल एसेट्स एक्वायर्ड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स, अगर कोई भी इंटेंजिबल एसेट अगर आप एक्वायर करते हो, आपको मिलती है थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स, यानी गवर्नमेंट की सहायता, आपने गवर्नमेंट ग्रांट्स दिया, एक तरह से हेल्प की आपकी, ठीक है, उस हिसाब से अगर मिलता है, सब्सिडी दी समथिंग उस हिसाब से मान लो, ठीक है, तो ग्रांट दिया गवर्नमेंट ने, तो टू बी रिकॉर्डेड एट एक्विजिशन कॉस्ट, तो उस एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, टू बी रिकॉर्डेड एट एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन मतलब तो खरीदना, परचेज करना मतलब मान लो, तो एक्विजिशन कॉस्ट इफ एनी, अगर है तो एक्विजिशन कॉस्ट, अगर नहीं है तो नॉमिनल कॉस्ट पे आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो टू बी रिकॉर्डेड एट एक्विजिशन कॉस्ट पे करो, और अगर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं है तो नॉमिनल कॉस्ट पे आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। जबकि इसमें लिखा है टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट, इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है, यानी जो टाइम पे मार्केट में जो वैल्यू चल रही है उस टाइप का कुछ फेयर वैल्यू आपको लेना है। तो टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू, दिस विल रिक्वायर एंटिटीज टू एस्टिमेट, इससे क्या ये एंटिटीज को बोल रहा है कि आपको एस्टिमेट करनी चाहिए फेयर वैल्यू को ऑफ सच इंटेंजिबल्स, ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स की आपको फेयर वैल्यू का मतलब एस्टिमेट करनी है, और उस फेयर वैल्यू पे आपको उस इंटेंजिबल एसेट्स को दिखाना जो कि गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू आपने एक्वायर करी है, ठीक है ना। और इनको बोला था एक्विजिशन कॉस्ट पे रखो, और अगर वो नहीं है तो नॉमिनल कॉस्ट पे भी आप इसे रख सकते हो। तो ये 6-7 पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझाया, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा डिफरेंस था, बट जैसा भी समझाया बेटा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए समझाने की, ठीक है। और जहां तक है मुझे लगता है कि आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। सिंपल मतलब बिल्कुल सीधे सीधे इसके पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ठीक है, तो फटाफट से इसे याद कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।